गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं आपका फिजिक्स 11th क्लास में सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो आइए कुछ डायमेंशंस आज कंप्लीट कर लेते हैं जो रह गई हैं। तो हेडिंग है आपकी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए आप, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ा है, वहाँ पे मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू न्यूटन देयर वर्क्स एन अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। ठीक है ना। तो यूनिवर्स में किन्हीं दो बॉडीज के बीच कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल्स टू जी कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर दोनों मान लो दो क्या होते हैं? दो बॉडीज एक तरीके से मान सकते हो आप। पहली बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2 है। दोनों बॉडीज के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r। और कैपिटल G होता है, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैंने बताया था इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसी कारण क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो यहाँ से आप G की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी G की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो G इज इक्वल टू आपका हो जाएगा F r स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो देखो डायमेंशन निकालनी है आपको। फोर्स की डायमेंशन आपको याद हो जानी चाहिए अभी तक। ml t की पावर -2 होती है। r यानी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की l होती है, तो r का स्क्वायर है तो l का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद m1 m2 दोनों है तो मासेस, तो मासेस की डायमेंशन m और m कितना हो जाएगा? ठीक है, तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। आप देखोगे एक m बचेगा, ऊपर जाके पावर -1 हो जाएगी, l की पावर 3 हो जाएगी और t की पावर -2 रहेगी। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्लियर है आपको। इसके बाद देखें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं इसे आप I से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है F अपॉन m। बाकी अच्छे से चैप्टर है आपका, ये पढ़ेंगे आप अच्छे से। इसका फॉर्मूला है F अपॉन m। F होता है फोर्स, m होता है मास। तो देखो डायमेंशन यदि आपको निकालनी है तो फोर्स की डायमेंशन आप जानते हैं ml t की पावर -2 अपॉन m, है ना। मास की डायमेंशन क्या होती है? m। तो m से m कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? l t की पावर -2। इसके बाद देखो, इसके बाद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को आप कैपिटल V से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है W अपॉन m। W वर्क होता है, m क्या है? मास। तो देखो मैंने बताया था चाहे वर्क हो और चाहे किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, चाहे टॉर्क हो, इन सभी की डायमेंशन होती है ml स्क्वायर t की पावर -2 और मास की डायमेंशन m होती है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की डायमेंशन बचेगी l स्क्वायर t की पावर -2। इसके बाद देख लो गैस कॉन्स्टेंट। देखो आइडियल गैस होती है ना। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, सुना होगा केमिस्ट्री में या 9th क्लास वगैरह में। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इज इक्वल्स टू RT होती है। तो PV इज इक्वल्स टू RT में R जो होता है, बाकी विस्तार से पढ़ेंगे आप, है ना, सेकंड बुक में पढ़ेंगे आप 11th में ही। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस क्या होती है। देखो तो P क्या है? प्रेशर, मैंने लिखा हुआ है P क्या है? प्रेशर। V क्या है? वॉल्यूम है ना। और R क्या है? R को ही आप कहते हैं गैस कॉन्स्टेंट। और T होता है टेम्परेचर। ये मैंने टाइम लिख दिया है गलती से, तो इसे आप क्या करेंगे? टेम्परेचर। ठीक है, तो देखो गैस कांस्टेंट यहाँ से R की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा? PV अपॉन T आ जाएगा। तो डायमेंशन आपको R की निकालनी है, तो P यानी प्रेशर की डायमेंशन मैंने आपको करा रखी है, आप देख लेंगे ml की पावर -1 T की पावर -2। V यानी वॉल्यूम की डायमेंशन भी मैंने आपको करा रखी है, L क्यूब होती है। T टेम्परेचर की होती है, थीटा डायमेंशन है ना, या K कैपिटल K लिखते हैं आप। तो यहाँ से देखो कैलकुलेट करके आ जाएगा, L की पावर तो 2 बचेगी, है ना, T की पावर -2 है, M ऐसी रहेगा और थीटा की पावर ऊपर जाके -1। तो ये गैस कांस्टेंट की डायमेंशन आ जाएगी। इसके बाद आइए फिर आगे चलते हैं। इसके बाद देखो आप प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, देखो प्लांक्स कांस्टेंट करने के लिए आपको एनर्जी का एक फॉर्मूला याद रखना होगा, आगे सब पढ़ेंगे आप। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू h न्यू। इसे बोलते हैं न्यू, मैंने लिखा हुआ है न्यू होता है, ग्रीक लेटर है एक। न्यू होता है फ्रीक्वेंसी, h आपका प्लांक्स कांस्टेंट है और E क्या होता है? एनर्जी। तो यहाँ से प्लांक्स कांस्टेंट की आपको डायमेंशन निकालनी है, तो h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या आ जाएगा? E अपॉन न्यू। E एनर्जी है और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो डायमेंशन क्या हो जाएगी? एनर्जी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? ml स्क्वायर t की पावर -2। ये तो आपको याद होना चाहिए, है ना। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है? ml स्क्वायर t की पावर -2। इसके बाद फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन मैंने आपको करा रखी है पहले, तो t की पावर -1। तो कितना बचेगा आपका? ml स्क्वायर t की पावर, है ना, +1 हो जाएगा ऊपर जाके और -2, तो कितना बचेगा? t की पावर -1। इसके बाद देखें आप कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है ना, तो बस ये सब
पढ़ेंगे आप 11th के ही सारे टॉपिक हैं, लेकिन फिलहाल आप थोड़ा समझ लें। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को, कोफिशिएंट तो आप समझते हो ना, कांस्टेंट होता है। लीनियर माने लीनियर एक्सपेंशन मतलब जब किसी मतलब जब मान लो आपका ये कंडक्टर है, पेन है जैसे ये, तो ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है ना, लेंथ बहुत ज़्यादा है इसकी विड्थ के रेस्पेक्ट में। तो यदि आप इसे गर्म करो, इसे तो गर्म करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कंडक्टर कोई मेटल का होना चाहिए, तो आप उसे गर्म करते हैं तो उसकी लेंथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो देखो डेल्टा एल लिखा हुआ है, तो लीनियर एक्सपेंशन का क्या मतलब है, यानी लेंथ में जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है। तो अल्फा से आप डिनोट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को अल्फा से, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा थीटा। डेल्टा एल क्या है, टेम्परेचर को बढ़ाने पर जितना इंक्रीज हुआ है लेंथ, है ना, जितनी इंक्रीज हुई है लेंथ। इसके बाद एल क्या है, इनिशियल लेंथ, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से पहले जो लेंथ थी। और डेल्टा थीटा क्या है, टेम्परेचर राइज, टेम्परेचर आपने कितना बढ़ाया। तो देखो डायमेंशन आपको निकालनी है, तो इंक्रीज इन लेंथ है तो लेंथ ही, लेंथ की डायमेंशन आप जानते हैं एल होती है। इनिशियल लेंथ है तो लेंथ ही, तो लेंथ की डायमेंशन एल होती है। टेम्परेचर राइज यानी टेम्परेचर में इंक्रीमेंट कितना हुआ है, थीटा, मान लो थीटा हुआ है, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, थीटा की पावर कितनी बचेगी, -1। ठीक है, इसके बाद देखें कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो कोफिशिएंट का मतलब तो कांस्टेंट होता है, थर्मल कंडक्टिविटी है ना, तो ये सब पढ़ेंगे आगे आप। तो हीट एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है इसमें, हीट को आप क्यू से डिनोट करते हैं, कैलोरी इसकी यूनिट होती है ना, Q इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा थीटा टी अपॉन डी। देखो ध्यान रखो, यहाँ से के आप निकाल लो, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को आप के से डिनोट करते हैं, तो के इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, क्यू डी अपॉन ए डेल्टा थीटा इंटू टी। देखो क्यू क्या है, हीट एनर्जी है, डी क्या है, डिस्टेंस है, ए क्या है, एरिया है, डेल्टा थीटा क्या है, टेम्परेचर में डिफरेंस है, चाहे राइज हो चाहे फॉल हो, टी क्या है, टाइम। तो देखो डायमेंशन आपको निकालनी है, तो हीट एनर्जी है तो एनर्जी, तो आपको पता है डायमेंशन क्या हो जाएगी, ml स्क्वायर टी की पावर -2। इसके बाद देखो डिस्टेंस की एल होती है, आपको पता ही है। एरिया की होती है एल स्क्वायर, है ना, पता है आपको। टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर ही तो है, थीटा आ जाएगा। और टाइम आप जानते हैं टाइम की क्या होती है, टी। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे आप, तो एम है ना, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वाला एल बचेगा, टी की पावर ऊपर जाके -3 हो जाएगी, और थीटा की पावर -1। ठीक है, तो फिर कुछ मुझे लगता नहीं है कि अब और डायमेंशन बची हैं, तो आप यहाँ तक बहुत अच्छे से, शायद 50 के करीब हो गई होंगी, इन्हें आप बहुत अच्छे से बार बार याद नहीं करना, आपको मेन याद करनी है बस, है ना। जैसे मैंने बताया था फोर्स की, है ना, वर्क की, टॉर्क की, खुद ही याद हो जाती हैं, बार बार यूज होती है तो। और स्पीड की, वेलोसिटी की, है ना, एक्सेलरेशन की, ये बस मेन तो खुद ही याद हो जाएंगे। बाकी लर्न नहीं करनी है, आपको निकालने का तरीका सीखना है, वो तरीका मैंने आपको बताया है। तो उसके लिए क्या आवश्यकता है, मेन बात क्या है, आपको फॉर्मूले लर्न करनी है, तो आप फॉर्मूले लर्न करेंगे बस, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, बाकी निकालने का तरीका आप जानते ही हैं, तो यहाँ तक आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, है ना। साथ साथ जो भी वर्क डेली का डेली रहे, बहुत कम रहता है, ज़्यादा तो रहता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा जो भी वर्क है उसे ही आप धीरे धीरे तैयार करते चलेंगे। ठीक है।